अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने देखा कि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा एमिशन को समझा, तीन तरह का बीटा एमिशन हमने देखा। तो अब बीटा एमिशन एक बहुत बड़ा पजल रहा काफी अरसे तक। तो उस पजल को पहले समझते हैं, कल के लेक्चर में हम उसके देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने उस पजल को सॉल्व किया। क्यों उस पजल का समझ आना भी बहुत जरूरी है कि क्या वजूहात थी कि बहुत लंबे अरसे तक हम बीटा डिके को नहीं समझ सके। तो आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बीटा डिके पजल को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसका जवाब आप देख सकते हैं। तो मेन टाइटल अब आपको समझ आ रहा है। अब अगर बेसिक बीटा डिके देखें तो क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में, या न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में। इसका मतलब आपका Z और N एक यूनिट चेंज होते हैं, या Z एक स्टेप बढ़ेगा या N एक स्टेप बढ़ेगा, या कम वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। मगर मगर मैथ नंबर सेम रहता है। अब अगर आप इसी जो ऊपर कही गई बातें हैं उसको जरा आप इक्वेशन की सूरत में देखें, तो न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो एक आपके पास पॉजिट्रॉन आ रहा है। अब आपके पास पजल क्या था, सबसे बुनियादी चीज कि हमारे पास जो जो सबसे बड़ी एक कह लो कि डिफिकल्टी थी कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जबकि हम जानते हैं डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कि आपके पास हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी निकाला हमने कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर अगर होगा तो उसकी स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना मुमकिन नहीं है। मगर अब डिके हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट था जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की मौजूदगी के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि बीटा डिके आपके पास स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है, जिसमें आपका न्यूट्रॉन जा रहा है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन निकला। अब अगर ये समझा जाए कि जैसे ही ये मामला होगा, न्यूट्रॉन टूटेगा, तो हम ये अज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन ने फौरन न्यूक्लियस से बाहर निकल आया, यानी अपनी क्रिएट होते सारी वहां पे ठहरा नहीं, साथ बाहर आ गया। तो ये प्रॉब्लम तो किसी हद तक हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मगर अब जो बाकी मामला आता है, जैसे सेकंड डिफिकल्टी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा था, वो कैसे। अब जब आप पेरेंट न्यूक्लियस की बात करें तो जाहिर है डिके होने से पहले वो एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट में होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन अमिट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन अमिट करेगा वो बनेगा डॉटर न्यूक्लियस। अब उसकी भी डेफिनेट एनर्जी स्टेट होगी। तो इसका मतलब डिके से पहले और डिके के बाद एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट है, जिसमें एनर्जी का एक गैप आया है। अब वो एनर्जी कहां गई, तो हम ढूंढेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर ढूंढेंगे कि अब वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस जो आपके पास पेरेंट और डॉटर के जो डिफरेंस था उसके बराबर नहीं बैठ रही थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं थी जो आपके पास डिके से पहले और डिके के बाद न्यूक्लियाई के डिफरेंस के बराबर आती है। तो ये इसकी एनर्जी जीरो और मैक्सिमम एनर्जी के दरमियान में कोई वैल्यू ये कैरी करता था जब अमिट होता था। मुख्तलिफ रिएक्शंस में देखा गया एक एवरेज वैल्यू देखी गई कि जो आपका एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि एमिशन और एमिशन से पहले और बाद में, तो उसका 1/3 एवरेजली ये लेके निकलता था। यानी मैक्सिमम एनर्जी का जो जितना मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है उसका 1/3 इलेक्ट्रॉन के पास होता था। तो बकिया 2/3 किधर गया, तो वो बकिया 2/3 गायब हो गया। इसीलिए तो कह रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो एक बेसिक प्रॉब्लम समझ आया। अब इसी एनर्जी अगर कंजर्व नहीं रह पा रही तो मोमेंटम की कंजर्वेशन भी जाहिर सी बात है वायलेट हो रही होगी। अब अगला सबसे अहम चीज, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्वेशन यहां पे भी डिफिकल्टी आ रही थी। वो कैसे। अब हम जानते हैं कि हर न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर ऑड मल्टीपल होगा 1/2 एच कट का, किसके लिए, ऑड मैस नंबर्स के लिए। इवन मैस नंबर्स के लिए वो इवन मल्टीप्लायर होगा 1/2 एच कट का। ये रूल हमें पता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम 1/2 एच कट है। तो अब जरा सोचो कि मैस नंबर ने नहीं बदलना, तो कैसे मुमकिन है कि एक न्यूक्लियस जिसका इवन मैस नंबर है और वो इंटीग्रल स्पिन रख रहा है, और उसकी जो डॉटर न्यूक्लियस है वो भी इंटीग्रल स्पिन रख रही है, ठीक है,
इवन है ना, क्योंकि मैथ्स नंबर तो नहीं बदला। जो पेरेंट अगर आपके पास इवन मैथ्स नंबर होगा तो डॉटर भी इवन मैथ्स नंबर होगा, तो उसका जो आपका एंगुलर मोमेंटम है या न्यूक्लियर स्पिन है वो आपके पास इवन मल्टीप्लाई ऑफ एच कट ही रहेगी, जैसे हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट बोलते हैं। हालांकि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है जो ऑड यानी 1/2 एच कट स्पिन कैरी कर रहा है। बात समझ आई? यानी कि पेरेंट की भी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल रही, डॉटर की भी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल रही, अगरचे उसने एक हाफ एच कट का इंटीग्रल स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन बीच में से निकाला है। तो ये प्रॉब्लम था, कैसे हो सकता है? यही डिफिकल्टी आप फेस करेंगे किसके लिए? ऑड मैस नंबर वाले न्यूक्लियाई के लिए। तो ये 4 बुनियादी वजूहात थी जिनमें से न्यूक्लियस को आप नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे ये मुमकिन है कि बीटा डिके को सॉल्व किया जाए। इसमें 2 फिर बहुत अहम साइंटिस्ट का रोल आया। सबसे पहले पॉली ने एक हाइपोथेसिस दिया, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के नाम से मशहूर है। फिर अब फर्मी ने एक फाइनल थ्योरी दी जो आपके पास पॉली की न्यूट्रिनो थ्योरी के ऊपर ही बेस करती थी, उसी से नताइज अखज किए जिससे, और ये 1934 के अंदर फर्मी ने ये काम किया। और जो न्यूट्रिनो जिसका बात लफ्ज जिसका जो एक पार्टिकल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो 1960s के इरा में कहीं जाके डिस्कवर होता है। तो इसका मतलब कि आपके पास थ्योरेटिकली तो शायद हमने एक्सप्लेन कर दिया 1930s के इरा में, मगर प्रैक्टिकली इसका जो एविडेंस आया वो 1960s के दौर में आया। तो ये अब एक बेसिक प्रॉब्लम अब आपको समझ आ गई कि जब मैं कल वाला बीटा टॉपिक सॉल्यूशन की जानिब हम जाएंगे कि क्यों ये टॉपिक आए, तो अब आपको पता है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या था जिसको सॉल्व करने के लिए हमें ये चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। ठीक हो गया जनाब? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।